जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं मोहम्मद शहनवाज आप सभी का स्वागत करता हूं जीएस माइंड्स के अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। साथियों, हम लोग इस समय करंट अफेयर्स की सीरीज सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग देख रहे हैं, जो कि यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत। और आज कुछ नए प्रश्नों की श्रृंखला के साथ मैं हाजिर हुआ हूँ। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, देख सकते हैं आप लोग। पहला क्वेश्चन क्या है, विश्व के पहले ऊर्जा संचरण ठीक है, पहले ऊर्जा संचरण उद्यान का उद्घाटन किस राज्य में किया गया। जी हाँ, विश्व के पहले ऊर्जा संचरण उद्यान का उद्घाटन किस राज्य में किया गया, ये पहला प्रश्न आपका है, आपकी स्क्रीन के ऊपर है। आप बताइए इसका उत्तर क्या हो सकता है। क्या यह हिमाचल प्रदेश में खोला गया, क्या यह झारखंड में इसका उद्घाटन किया गया, क्या हैदराबाद में, और या क्या तमिलनाडु में। तो चार ऑप्शंस आपके पास है, इनमें से एक सही उत्तर है, बताइए। तो चलिए बिना किसी विलंब के मैं बता देता हूं, इसका सही उत्तर होने वाला है आपका हैदराबाद। हैदराबाद में विश्व का पहला ऊर्जा संचरण उद्यान खोला जा रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका किसकी है, इसमें सबसे बड़ी भूमिका है इसके जो है खोलने में संस्कृति मंत्रालय की। ठीक है, तो संस्कृति मंत्रालय की सबसे बड़ी भूमिका है। ठीक है, एवं इसके साथ एक और जो है संस्था है, हार्टफुलनेस संस्था। तो हार्टफुलनेस संस्था भी है, ये दोनों संस्था मिलकर इसको विकसित की है। ठीक है, ये और ये दोनों संस्था मिलकर इसको क्या की हैं, विकसित की हैं, इसको विकसित की हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और ये खुल रहा है हैदराबाद के अंदर, ध्यान दीजिएगा, ये खुल कहाँ रहा है, हैदराबाद के अंदर। ठीक है, हैदराबाद में। अच्छा, अब इसके अगर उद्देश्यों की बात करें कि इसका उद्देश्य क्या है, बिना किसी उद्देश्य का तो खुलेगा नहीं। तो इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य भैया बहुत क्लियर उद्देश्य है, ध्यान दीजिएगा। पहली बात तो जैव विविधता, जैव विविधता। ठीक है, जैव विविधता, और इसके अलावा एवं विभिन्न जीवों एवं पक्षियों के आकर्षण केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। ठीक है, विकसित किया जाएगा। हाँ, तो इसको आकर्षण केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा, इस बात को समझिए आप। ठीक है ना, इसको किसके रूप में विकसित किया जाएगा, आकर्षण केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। और ये बहुत ही खास होने वाला है, क्लियर है। हाँ, चलिए अब चलते हैं आगे। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर है, पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है। पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी, ध्यान दीजिएगा, पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सही ध्यान दीजिएगा और सही से बताइए इसको। तो इसका सही उत्तर हो जाना है आपका भारत। ठीक है, भारत, इसका सही उत्तर क्या है, भारत। भारत शुरू करने वाला है पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी। ठीक है, हाँ। अच्छा, इसका क्या उद्देश्य है, किस तरीके से जो है इसको शुरू किया जाएगा। इसमें सबसे बड़ी चीज है एआई का उपयोग किया जाएगा। ठीक है ना, एआई का उपयोग, एआई का उपयोग किया जाएगा। और उसी की मदद से काम किया जाएगा। ठीक है, पहला काम तो ये आपको समझ लीजिए। ठीक है, इसमें इस काम की डब्ल्यूएचओ ने भारत की प्रशंसा की है। डब्ल्यूएचओ ने भारत की प्रशंसा की है। ठीक है, भारत की प्रशंसा की है। और इसमें इस जो तकनीकी है, ये तकनीक भारत में जो है पहली बार शुरू की जा रही है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, इसमें बहुत सारी चीजें की जाएंगी, जैसे एआई का उपयोग बहुत सारी चीजों में किया जाता है। जैसे आज के टाइम में जो प्लानिंग बनी है इसके तहत,
वो ये है कि इसमें जो है नाड़ी परीक्षण किया जाएगा, नाड़ी परीक्षण, ठीक है। इसके अलावा आपका जिह्वा परीक्षण, ठीक है। ये सारी चीजें आपकी जो है इस लाइब्रेरी में की जाएंगी, ठीक है ना, पारंपरिक डिजिटल लाइब्रेरी, ठीक। हाँ, एआई का प्रयोग किया जाएगा इसमें, ठीक है। और बहुत सारी चीजें हैं जिसमें खासतौर पर इसका जो फोकस होने वाला है, चिकित्सा के क्षेत्र में इसका फोकस होने वाला है। इसको किताबों से आप मत जोड़िए, ये चिकित्सा से संबंधित है, ठीक है ना। हाँ, चिकित्सा से संबंधित लाइब्रेरी है, चिकित्सा से संबंधित है। किससे संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हाँ, तो ये चिकित्सा से संबंधित है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो इसमें तमाम तरह की चीजें जो है, अच्छा, भारत की पारंपरिक चिकित्सा व्यवस्था के ऊपर भी प्रकाश डाला जाएगा और एआई का इसमें तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि नाड़ी परीक्षण, जीवा परीक्षण, इन तमाम तरह की चीजों को जो है सही तरीके से किया जा सके। और इसकी प्रशंसा जो है WHO ने भी की है भारत के लिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से किस राज्य की झुडपी जंगल भूमि को सुप्रीम कोर्ट ने वन भूमि घोषित किया? यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से किस राज्य की झुडपी जंगल, सबसे पहले इस पर तवज्जो दीजिए आप लोग। झुडपी जंगल भूमि को क्या घोषित किया? वन भूमि घोषित किया, ठीक है। तो कौन सा राज्य है वो? इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? क्या आसाम है वो, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है, कौन सा है? देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है। देखिए, खास तौर पे 2-3 चीजों को समझिए आप। महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है विदर्भ क्षेत्र, तो खास तौर पे पूर्वी विदर्भ क्षेत्र, का एक कानूनी विवाद चल रहा था, कानूनी विवाद। अब कोर्ट ने समाप्ति की घोषणा किया। तो ये कानूनी विवाद, जमीनी विवाद था पूर्वी विदर्भ को लेकर, उसको समाप्त किया। और इसके साथ ही कोर्ट ने विवादित भूमि को, जिस पर विवाद चल रहा था, तो कोर्ट ने जो विवादित भूमि, ठीक है, उसको अब वन भूमि कहा। विवादित भूमि को वन भूमि, ठीक है, वन भूमि कहा, ठीक है। हाँ, तो ये वन भूमि वाला जो मसला है ना, वन भूमि विवादित क्षेत्र था जिसपे कानूनी विवाद चल रहा था, तो कोर्ट ने अब वो समाप्त कर दिया और कहा ये वन भूमि है। क्या है? वन भूमि है। क्लियर है? इस चीज को ध्यान दीजिएगा, वन भूमि है। अच्छा, अब ये जो एक शब्द आपको देखने को मिल रहा है झुडपी, ये जो शब्द देखने को मिल रहा है झुडपी, ये शब्द जो है इसकी चर्चा करते हैं कि झुडपी क्या है। तो झुडपी खास तौर पे जो ये शब्द है झुडपी एक मराठी वर्ड है, मराठी शब्द है, जिसका मतलब जो होता है, क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है झाड़ी या झाड़ीदार भूमि, ठीक है, झाड़ी या झाड़ीदार भूमि। तो झुडपी जो है झाड़ी या झाड़ीदार भूमि इसको कहते हैं, और ये महाराष्ट्र में इसको घोषित किया गया। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला है ये, ध्यान दीजिएगा सब लोग। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न, भारतीय भाषा अनुभाग का उद्घाटन कहाँ किया गया? भारतीय भाषा अनुभाग का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न आ सकता है, लिहाजा इसको आप अच्छे से देखिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका नई दिल्ली। क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और खास तौर पे इसका उद्देश्य क्या है, इसको थोड़ा समझेंगे हम लोग। इसका उद्देश्य है
थोड़ा उद्देश्य की बात अगर हम करें इसका कि क्या कारण है इसका, कि ये जो भारतीय भाषा अनुभाग बनाया जा रहा है, ये क्यों बनाया जा रहा है, इसका क्या उद्देश्य है। तो इसका उद्देश्य पहला है अंग्रेजी के प्रभुत्व को कम करना, अंग्रेजी के प्रभुत्व को कम करना। और दूसरा इसका उद्देश्य क्या है, दूसरा उद्देश्य है भारतीय भाषाओं को बढ़ावा, भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देना। ठीक है, दो उद्देश्य हैं इसके, दो उद्देश्य हैं। ठीक, और ये उद्देश्य जो थे ये किससे प्रेरित हैं। अगर हम उद्देश्य की बात करें तो आई थी आपकी एनईपी पॉलिसी, एक एनईपी पॉलिसी आई थी आपकी 2020 में। ठीक है, ठीक है, 2020 में आई थी, मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ठीक है, तो ये जो पॉलिसी आई थी ना, इसी ने सिफारिश की थी कि भारतीय भाषाओं को जो है आगे बढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, तो अंग्रेजी के प्रभुत्व को अगर कम करेंगे तभी तो भारतीय भाषा उठेंगी आगे, तो ये उसका उद्देश्य है। और इनफैक्ट जो है अगर हम बजट 2024-25 की बात करें, 2024-25 की बात करें, 2024-25 की बात करें तो इसमें लगभग जो है, इसमें 56 करोड़ 56 करोड़ जो है आवंटित किया गया है इसी उद्देश्य के लिए। ठीक है ना, इसी उद्देश्य के लिए 56 करोड़ रुपए आवंटित किए गए बजट के अंदर। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और अगला प्रश्न जो आपका है वो है अनुसूचित जाति उपवर्गीकरण लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। अनुसूचित जाति उपवर्गीकरण, ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से देखिए। अनुसूचित जाति उपवर्गीकरण लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, इसी प्रश्न को आपको बताना है। तो कौन सा राज्य हो सकता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका तेलंगाना। इसका उत्तर क्या है, तेलंगाना। अनुसूचित जाति उपवर्गीकरण लागू करने वाला देश का पहला राज्य तेलंगाना है। क्लियर है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका उद्देश्य क्या है, अभी तेलंगाना में 15% जो है 15% एससी रिजर्वेशन है। ठीक है, हाँ, रिजर्वेशन जो है, आरक्षण जो है वो 15% है। ठीक है, अब ये जो 15% रिजर्वेशन है, इसके लिए जो है क्या किया गया है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसमें एससी की 59 जातियों को, 59 जातियों का ये जो जाति हैं, खासतौर पे ये उपजाति हैं, ध्यान दीजिएगा, उपजातियों का 3 समूह तैयार किया गया है। 3 समूह तैयार किया गया है। ठीक है ना, 3 समूह इसका तैयार किया जाएगा। और इसमें 15% आरक्षण को जो है उपवर्गीकरण किया जाएगा। 15% आरक्षण को तीन जो है समूहों में बांटा जाएगा, और उपजातियों को भी आरक्षण जो है उसी प्रकार से प्रदान किया जाएगा। ठीक है, अभी तो इकट्ठा मिलता है 15%, अब 59 उपजातियों के 3 समूहों को तैयार किया जाएगा। उसमें किसको ज़्यादा जरूरत है, क्या है, इस तरीके से उसको फिर से जो है क्लासीफाई किया जाएगा। ठीक है, इस बात को समझिए आप। अच्छा, एक चीज़ और है, इसके लिए कमेटी भी आई है। 2 कमेटी की चर्चा करूंगा मैं। एक कमेटी आई थी लोकूर समिति 1965 की, ध्यान दीजिएगा, लोकूर समिति ये 1965 में आई थी। इसने भी सिफारिश अपनी दी थी इसके लिए। और दूसरी समिति जो आई थी वो आई थी रामचंद्र गुहा व उषा मेहता समिति।
उषा मेहता, ये था आयोग, ठीक है ना, हाँ उषा मेहता आयोग। तो ये इन समितियों ने निर्धारित किया था कि तेलंगाना के अंदर जो 80 हैं उनकी 59 उपजातियां हैं, अब इनको 3 समूहों में बांटा जाएगा और 15% जो रिजर्वेशन है उसको समायोजित किया जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको इस चीज़ को समझना है। और यह था प्रश्न नंबर 15। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, बहुत ही खास प्रश्न होने वाला है। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र किस राज्य में खोले जाने की मंजूरी मिली? बाघ प्रजनन केंद्र, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न को। सबसे बड़ी बात है पहला है, ठीक है ना, सफेद बाघ प्रजनन केंद्र किस राज्य में खोले जाने की मंजूरी मिली? तो इसका सही उत्तर आपका होने वाला है, इसका सही उत्तर होने वाला है मध्य प्रदेश। क्या होने वाला है? मध्य प्रदेश, ठीक है। तो इस बाघ प्रजनन केंद्र को खोले जाने की जो अनुमति दी वो दी है आपकी सेंट्रल जू अथॉरिटी ने, ठीक है, हाँ सेंट्रल जू अथॉरिटी CZA, इसने जो है इसकी अथॉरिटी दी है, मतलब इसने मंजूरी दी है, सॉरी नॉट अथॉरिटी, अथॉरिटी जिसके पास होती है, इसने क्या दी है? मंजूरी दी है, ठीक है, हाँ मंजूरी दी है कि बनाया जाएगा, ठीक है। एमपी थोड़ा खास है बाघों के मद्देनजर, एमपी जो है बहुत ही खास माना जाता है। इनफैक्ट यहाँ पे एक क्षेत्र है, रीवा क्षेत्र है, रीवा क्षेत्र है एमपी का, बहुत ही खास जिला है। इसको आप समझ सकते हैं आप कि इसको सफेद बाघों की भूमि कहा जाता है, सफेद बाघों की भूमि, ठीक है, सफेद बाघों की भूमि। तो अंदाजा लगा सकते हैं कि सफेद बाघों की भूमि कहा जा रहा है, कितना महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसके अलावा भैया ध्यान दीजिएगा, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट, ठीक है, इसके अलावा लेपर्ड स्टेट, इसके अलावा और चीता स्टेट भी कहते हैं, चीता स्टेट भी कहते हैं, ठीक है, हाँ कहते हैं, ठीक है। तो क्या क्या कहते हैं भैया? टाइगर स्टेट कहते हैं, लेपर्ड स्टेट कहते हैं, इसके अलावा चीता स्टेट भी कहते हैं। किसको? एमपी को। तो एमपी को आप समझ सकते हैं कि जो इम्पोर्टेंट कैट्स हैं, ठीक है ना, इनकी प्रजातियां जो है खास तौर पे, चाहे वो टाइगर हो, लेपर्ड हो, चाहे चीता हो, इन सब का अच्छा खासा जो है प्रभुत्व है मध्य प्रदेश में, ठीक है। इसके अलावा रीवा को अगर आप खास तौर पे देखें तो रीवा में सफ़ेद बाघ ठीक ठाक पाए जाते हैं, और इसी क्षेत्र में जो है ये विकसित किया जा रहा है, मध्य प्रदेश के रीवा क्षेत्र में, उसी जिले में विकसित किया जा रहा है पहला सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र, और इसको मंजूरी दी है सेंट्रल जू अथॉरिटी CZA ने, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते भैया। संसद में कितनी नई भाषाओं के लिए अनुवाद सेवा का विस्तार किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संसद में कितनी नई भाषाओं के लिए अनुवाद सेवा का विस्तार किया गया, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो कितनी नई भाषा हो सकती है भैया? कितनी नई भाषा हो सकती हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 6 नई भाषाओं के लिए जो है इसको विस्तार दिया गया, ठीक है ना। क्या पर्पस है इसका विस्तार देने का? क्या पर्पस है? मतलब जितनी लैंग्वेजेस है उसमें सेवा दी जाएगी, ठीक है ना। उन तमाम लैंग्वेजेस में आप जो है बोल सकते हैं, उनका उपयोग किया जा सकता है, सेवा प्राप्त की जा सकती है, सेवा दी जा सकती है उसमें। तो लिहाजा ये जो भाषाएं हैं बहुत ही खास भाषाएं हैं। आपको बता दूं कि अगर आप अनुसूची 8 को देखें तो उसमें 22 भाषाओं का जो है उल्लेख है, ठीक है। और उन्हीं भाषाओं में से तमाम भाषाएं हैं ये जिनके लिए अनुवाद सेवा जो है उपलब्ध है संसद के अंदर, कार्रवाई के लिए, खासतौर पर विधिक कार्रवाई के लिए, संसदीय कार्रवाई के लिए।
और अब नई 6 भाषाएं इसमें शामिल की गई हैं ताकि इन भाषाओं में भी अनुवाद सेवा जो है प्राप्त हो सके। ठीक है, तो कौन कौन सी भाषाएं, सबसे पहले इसको जान लेते हैं हम लोग। तो कौन कौन सी भाषाएं हैं भैया, और तो देखिए, तो पहली भाषा है आपका बोडो, बोडो, डोगरी, इसके अलावा मणिपुरी, इसके अलावा आपका है मैथिली, इसके अलावा है आपका उर्दू और संस्कृत। तो ये 6 लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, ये 6 लैंग्वेजेस हैं। अब इनके लिए जो है अनुवाद सेवा उपलब्ध रहेगी, अनुवाद सेवा उपलब्ध। ठीक है, हाँ। अच्छा, एक चीज मैं और बता दूं, पहले से ही 10 भाषाओं में अनुवाद सेवा उपलब्ध है। अब इनके साथ 6 और जोड़ दिया गया, तो अब 16 भाषाओं में उपलब्ध हो गया है। ठीक है, भाषाओं में उपलब्ध हो गया है। ठीक है, हाँ, अब 16 भाषाओं में उपलब्ध। यह घोषणा किसने की, सबसे बड़ी चीज है कि अनुवाद सेवा का विस्तार किया गया। घोषणा किसने की, तो ये घोषणा किसने की, तो ये की ओम बिरला साहब ने, ओम बिरला। ठीक है, कौन है ये ओम बिरला, लोकसभा स्पीकर हैं, लोकसभा स्पीकर। ठीक है, लोकसभा स्पीकर है। तो कुल मिला के 6 नई भाषाओं के लिए अनुवाद सेवा का विस्तार किया गया। इसमें अब संसदीय कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, हाँ, चलिए भैया आगे चलते हैं। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो कौन सा ऐसा राज्य है जिसने खास जो है स्थान इसमें प्राप्त किया है, इसको जो है आप लोग समझिए, इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, बस तुरंत पता कर निकलेंगे। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक, तो ये क्या है, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक। ठीक है, तो इसमें सबसे शीर्ष स्थान जो है प्राप्त किया है केरल ने, केरल ने प्राप्त किया है। ठीक है, किसने प्राप्त किया है, केरल ने प्राप्त किया है। ठीक है, हाँ, और इस सूचकांक को जारी करने वाला जो डिपार्टमेंट है वो कौन जारी करता है, ये बहुत खास है, भारत खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, जिसको फसाई बोलते हैं। ठीक है, ये जारी करता है, जारी करता है। ठीक है ना, जारी किया। ये सूचकांक फसाई जारी करता है, ध्यान देना। पहली बार ये सूचकांक जो है, पहली बार यह सूचकांक दो 2019 में जारी किया गया। ठीक है, बहुत ही खास है। इसका मतलब है कि खाद्य सुरक्षा के लिए क्या क्या काम स्टेट कर रहा है, कहाँ पे खाद्य सुरक्षा गारंटी दी जा रही है, और खाने पीने की जो है एक कहते नहीं है, एक आश्वस्त समाज, किस राज्य ने जो है उस समाज का गठन किया है, उस समाज को बनाया है जहाँ पे खाने पीने को लेकर कोई टेंशन ना हो। तो ये जो सुरक्षा गारंटी है, ये इस क्षेत्र में कौन से राज्य किस तरीके का प्रयास कर रहा है, और उन प्रयासों को रिकॉग्नाइज करने के लिए, मान्यता देने के लिए ये सूचकांक जारी किया जाता है। 2019 से इसकी शुरुआत हुई है और केरल ने पहली पोजीशन हासिल की है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसको फसाई जारी करता है।
दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक RYT राइट का उद्घाटन किस देश ने किया है? एआई संचालित बैंक है, तो दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक, ये बहुत खास है। तो आपके दिमाग में जितने ऑप्शन है इसमें लगेगा आपको बहुत खास खास ऑप्शन दिए गए हैं। ये ध्यान देना है कि दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक राइट का उद्घाटन। जब दुनिया में कोई पहला चीज़ होता है तो वो महत्वपूर्ण हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है। तो दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक राइट का उद्घाटन किस देश ने किया है? तो इसका सही उत्तर होने वाला है आपका, जो आपने सोचा नहीं होगा, ये है मलेशिया। ठीक है, आपने अमेरिका, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया इन सब पे ध्यान लगाया होगा, लेकिन इसका सही उत्तर है मलेशिया। मलेशिया दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने एआई संचालित बैंक राइट का उद्घाटन किया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है लोगों को एआई नवाचार व तकनीकी से लोगों को जोड़ना। ठीक है, एआई जो है नवाचार एवं तकनीकी से लोगों को क्या करना? लोगों को जोड़ना। इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो लोगों को जोड़ने की कवायद में काम किया जा रहा है। ठीक है, हाँ, लोगों को के जोड़ने की कवायद में काम किया जा रहा है कि लोगों को नवाचार से जोड़ा जाए। और कैसे नवाचार से? एआई आधारित नवाचार से जोड़ा जाए। इसी उद्देश्य से मलेशिया ने जो है एआई संचालित बैंक राइट का उद्घाटन किया है। इस बात को आपको ध्यान देना है। क्लियर है? हाँ, और ये किया है, इसमें दो एजेंसियों ने काम किया है। पहला तो YTL ग्रुप प्लस आपका सी लिमिटेड। तो इन दो समूहों ने मिलकर इसको बनाया है। क्लियर है? चलिए भैया आगे चलते हैं, अंतिम प्रश्न की तरफ चलते हैं। अंतिम प्रश्न आज का, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत की स्थिति क्या है? कभी कभी परीक्षा में क्या होता है कि पिछले वर्ष की रैंकिंग या इंडेक्स से संबंधित प्रश्न पूछ लेता है। तो इसके मद्देनजर जो है आपको एक साल पहले का भी इंडेक्स तैयार करके जाना है। ठीक है, क्योंकि प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे गए भी हैं विगत वर्षों में, लिहाजा हमको एक साल पहले का भी जो है खास खास जो इंडेक्स हैं उनको तैयार कर लेना है। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को करते हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स चलिए, तो इसमें जो रैंक थी 2024 में जो भारत की स्थिति थी वो क्या थी? वो थी आपकी 39। ठीक है, 39 थी। क्या थी? 2039। ठीक है, हाँ। लेकिन अगर हम 2025 की बात करें, 25 की रैंकिंग, तो एक पोजीशन का सुधार हुआ है, 38 पे भारत आ गया है। ध्यान दीजिएगा, ये 24 की रैंकिंग है जो है 24 की, और ये 25 की रैंकिंग है, 38 नंबर पे आ गया है, एक पोजीशन का सुधार किया है। और इसमें जो खास बात है ये कि ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को जो है सिक्योर करता है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, नवाचार को बढ़ाता है। तो भाई जब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को सिक्योर करेगा तभी तो नवाचार में वृद्धि होगी, नहीं आदमी इनोवेशन क्यों करेगा? तो ये संस्था जो है ये जारी करती है वीपो सूचकांक जारी करता है, सूचकांक जारी करता है। ठीक है, क्लियर है? अगर हम इसके पहले देश की बात करें कि पहली पोजीशन किसकी है, तो स्विट्जरलैंड की है। ठीक है, हाँ। अगर हम पहले देश की बात करें कि पहला देश कौन सा है इसका, तो पहला देश कौन सा है भैया? तो पहला देश आपका है स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो पहला देश कौन सा है?
स्विट्जरलैंड पहला देश है आपका, स्विट्जरलैंड पहली रैंक है, स्विट्जरलैंड की फर्स्ट रैंक है, ठीक है। भारत की पोजीशन 2024 में 39वीं है, 2025 में 38वीं, एक रैंक का सुधार किया है। जारी कौन करता है? ये बीपो जारी करता है। तो इसी के साथ आपका जो है ये प्रश्नों की श्रृंखला खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से इसको देखे होंगे, पढ़े होंगे, बार बार रिवीजन करिए, और हो सकता है क्या एक प्रबल संभावना है कि इन प्रश्नों को आप एग्जाम में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर एक नई श्रृंखला के साथ मैं फिर हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।